नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम आप सभी का स्वागत करती हूँ जीके परीक्षा चैनल में। आज है 5 मई और 5 मई को मनाया जा रहा है वर्ल्ड अस्थमा डे। ईयर 1998 से विश्व दमा दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को ग्लोबली अवेयर किया जाए इस बीमारी के बारे में। इस बीमारी से रिलेटेड आगे हम पढ़ेंगे कि ये क्या है और कैसे इसका इलाज किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्थमा को समझने से पहले आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। मैं आपको इसका आइडिया बताऊंगी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। जैसे कि अस्थमा एक फेफड़ों की बीमारी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है, तो पता होना चाहिए कि इस सिस्टम में होता क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे फेफड़े हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसान क्या करता है, इंसान की पूरी बॉडी सेल से बनी होती है और सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन वो बाहर से लेता है, एनवायरनमेंट से लेता है और वो नेजल कैविटी से ऑक्सीजन जाती है ट्रैकिया से फिर ये ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल्स में जाती है। ठीक है, तो जो ये आपको माइन्यूट से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये एल्वोलाई है। एल्वोलाई एक स्ट्रक्चर है, माइन्यूट से स्ट्रक्चर है जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ठीक है, बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सेल काम करेंगे और जब सेल काम कर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, तो उसको क्या है, बाहर फेंका जाता है, बॉडी से बाहर फेंका जाता है। तो ये जो एल्वोलाई है, ये याद रखेंगे, ये एक्सचेंजिंग यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अस्थमा क्या है आगे पढ़ेंगे। अस्थमा यानी दमा, ये क्या होता है, इसमें बेसिकली जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो नैरो हो जाते हैं। ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स है, जो एयरवे है वो कैसा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ता है, क्योंकि अगर कोई बाहर की ट्रिगर सिस्टम इसको एक्टिवेट करता है तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो भी पाथ होगा वहां पे अगर इन्फ्लेम, वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी तो क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा और जब वो पाथ छोटा हो जाएगा, कंस्ट्रिक्टेड एयरवे हो जाएगा, तो क्या है, ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी। और अगर ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी तो इंसान को कैसा फील होगा, इंसान को फील होगा कि सांस नहीं आ पा रही, सांस लेने की दिक्कत होगी, जिसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। तो अस्थमा बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये क्लिनिकल सिंड्रोम है। सिंड्रोम यानी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, इसमें एक सिम्टम नहीं होगा, बहुत तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये एक नॉन प्रोग्रेसिव क्रॉनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन है। जो मैंने आपको एयरवे बताया वो कैसा हो जाएगा, इन्फ्लेम हो जाएगा और रिकरेंट है, रिवर्सिबल है और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। रिवर्सिबल जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका, यही सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से अस्थमा को अलग करता है। अस्थमा क्या है, रिवर्सिबल है, ये ठीक हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो अगर एयरवे कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, पाथ इसकी थोड़ी सी नैरो हो जाएगी, तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड बॉडी की पूरी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से अस्थमा होता है। ठीक है, अस्थमा में ये सारी चीजें देखी जाती हैं। बेसिकली अस्थमा बच्चों की बीमारी है पर ये अडल्ट में भी दिखाई देती है। तो आपने देखे होंगे दमा के पेशेंट्स, उनके क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं। पहला आता है कफिंग, और कफिंग होता है स्पेशली एट नाइट। पेशेंट को क्या है, खांसी फील होगी और वो हम स्पेशली रात में फील होगी। ठीक है, व्हीजिंग साउंड, अब जब भी सांस लेंगे तो एक विस्लिंग सी साउंड सुनाई देगी, घं घं करके आवाज आएगी, तो ये विस्लिंग साउंड होती है, इसे हम व्हीजिंग बोलते हैं। व्हीजिंग एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है अस्थमा का। पेशेंट को जांच करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप लगाता है और लंग्स की आवाज सुनता है। जब लंग्स में ये व्हीजिंग की आवाज आएगी तो वो पेशेंट डायग्नोस हो जाता है कि उसको अस्थमा है। ठीक है, टाइटनेस इन द चेस्ट होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट जो है वो, छाती जो है वो कंस्ट्रिक्ट होगी और वहां पे पेन फील होगा, टाइटनेस फील होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, ऑक्सीजन डिमांड नहीं पूरी हो पा रही है अगेन, तो वो पेशेंट क्या करेगा, सांस लेने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन डिमांड पूरी करने की कोशिश करेगा, वो जोर जोर से सांस लेगा और पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। साइंटिफिक लैंग्वेज में से डिस्निया कहते हैं। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को। और पेशेंट फटीग होगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन डिमांड पूरी करने के लिए एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो इजीली पेशेंट क्या हो जाएगा, थक जाएगा। तो ये थे साइन एंड सिम्टम्स। इसमें मेन आता है व्हीजिंग। व्हीजिंग याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कौन सा मेन कैरेक्टरिस्टिक है अस्थमा का, तो यहाँ पे व्हीजिंग आप टिक कर दोगे। ठीक है,
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अस्थमा होता क्यों है, कॉज क्या है इसका, ठीक है। तो दमा बेसिकली जेनेटिक माना जाता है, देखा जाता है जिनके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को ये बीमारी है तो आगे बच्चों को होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखा गया है कि जिसका सिर्फ एक पेरेंट को ये बीमारी है तो 30 से 40% बच्चों में आती है। अगर दोनों अस्थमा पॉजिटिव पेरेंट्स हैं तो 70 से 80% क्या है, बच्चों को अस्थमा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेटिक बहुत बड़ा कॉज है अस्थमा होने का। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ वायरल इन्फेक्शन। अगर बचपन में कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ हो बच्चे को, जैसे कोई फ्लू हुआ हो, निमोनिया हुआ हो, तो आगे जाके जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो चांसेस होते हैं कि बच्चे को अस्थमा हो, ठीक है। नेक्स्ट है हाइजीनिक हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली जिन बच्चों को बचपन में कोई भी बैक्टीरिया या फिर किसी से एक्सपोजर नहीं हुआ होता है अर्ली चाइल्डहुड में, तो वो क्या होते हैं, बच्चों का इम्यून सिस्टम ग्रो नहीं होता है और बच्चों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो बाकी चीजें जैसे पॉल्यूशन हो गया या फिर कोई एलर्जन चीजें हो गई उनसे लड़ सके। तो तब क्या होता है कि अस्थमा डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये था हाइजीनिक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली। या फिर कोई भी अर्ली एलर्जन एक्सपोजर हो जाए। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, समझाऊंगी कि एलर्जन क्या होते हैं और इनका एक्सपोजर क्या होता है। तो बेसिकली ये थे अस्थमा के कुछ कॉजेस जिसमें जेनेटिक्स मेन है। वायरल इन्फेक्शन, बचपन में वायरल इन्फेक्शन हुआ हो। हाइजीन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली अगर बच्चों को बचपन में एक्सपोजर ना हुआ हो वायरस का या फिर बैक्टीरिया का तो आगे जाके उनको बहुत ज्यादा एलर्जीज होती हैं। और लास्ट है कोई भी एलर्जन एक्सपोजर, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अस्थमा को क्या ट्रिगर करता है। अगर पेशेंट को ऑलरेडी अस्थमा है, ऐसा नहीं होता है कि दमा हमेशा रहेगा, दो चीजें अलग होती है, अस्थमा होना और अस्थमा का अटैक आना, ठीक है। तो बेसिकली अस्थमा रहता है पेशेंट को, पर कई बार क्या होता है अस्थमा अटैक्स हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें कंडीशन क्या होगी, वर्स्ट हो जाएगी, पेशेंट को बहुत ज्यादा डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, चेस्ट बहुत ज्यादा पेन करेगी। तो ये कैसे ट्रिगर होते हैं, मतलब कि कैसे इसको इनहैंस करती है कुछ चीजें। तो पहली चीज आती है इलनेस, ठीक है। कोई भी इलनेस है लाइक फ्लू, निमोनिया, मैंने आपको पहले बताया। फिर एक्सरसाइज, अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट है एक्सरसाइज ज्यादा कर रहा है, ठीक है। इरिटेंट्स इन द एयर, कुछ इरिटेंट्स हैं। एलर्जेंस, कुछ एलर्जेंस है लाइक एनिमल डेंडर, डस्ट माइट्स, पॉलेंस, ठीक है। या फिर वेदर कंडीशंस एक्सट्रीम है जैसे कि हाई ह्यूमिडिटी होना, टेम्परेचर का लो होना, स्पेशली जो अस्थमा होता है कोल्ड कंडीशंस में रहता है। या फिर नेक्स्ट है इमोशंस, इमोशंस में फियर होना, स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, ये सब क्या करता है, ये अस्थमा को ट्रिगर करता है। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे डायग्राम है जिसमें आप लोग समझेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स। इन्फ्लेमेशन फैक्टर्स कैसे होंगे, तो मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की वजह से। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में सांस लेने की नाली में कोई भी इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है। अगर लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, पानी भर रहा है, तो ये सब क्या कर रहा है, अस्थमा को ट्रिगर कर रहा है, लाइक फ्लू, निमोनिया मैंने आपको बताया। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं एलर्जेंस। कुछ एलर्जेंस होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में जैसे कि एनिमल्स हो गए, एनिमल्स के हेयर्स हो गए, डेंडर्स हो गए और पॉलेंस हो गए, डस्ट माइट्स हो गया, पॉल्यूशन हो गया। तो ये क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन करवाएगा यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। कुछ कंडीशंस वर्क प्लेस में भी वर्स्ट होती हैं। वर्क प्लेस जैसे ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हो गए। अब कोई व्यक्ति है जो काम कर रहा है फैक्ट्रीज में जहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, स्मोक है, तो वहां पे ये इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स और ज्यादा ट्रिगर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इरिटेंट्स। इरिटेंट्स में मैंने आपको टेम्परेचर चेंजेस बताया अभी कि अगर कोल्ड टेम्परेचर है या फिर ह्यूमिडिटी हाई है, अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है, स्ट्रेनस एक्टिविटी, नॉर्मल एक्सरसाइजेस नहीं, नॉर्मल एक्सरसाइजेस तो अच्छी होती है, पर अगर स्ट्रेनस एक्टिविटी कर रहा है तो एग्रेवेट हो सकता है ये कंडीशन, ठीक है। कोल्ड एयर है ज्यादा, स्ट्रेस और इमोशन है, फियर है, ठीक है, इससे क्या होगा कि सिस्टम एग्रेवेट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स लाइक परफ्यूम्स, या फिर कईयों को एलर्जी हो जाती है, अगरबत्ती से एलर्जी हो जाती है, तो इन सब कंडीशन की वजह से भी अस्थमा एग्रेवेट होता है। अदर्स में यहाँ पे है टोबैको, मेन तो स्मोकिंग है, ठीक है। गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स है, GERD की प्रॉब्लम होती है जिनको, पॉल्यूटेंट्स है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। फूड एडिटिव्स भी मेन है। कई लोगों को क्या होता है फूड एडिटिव से, कईयों को व्हीट, बार्ले या फिर ग्लूटीन की एलर्जी होती है, तो स्पेशली ये क्या करती है, अस्थमा को एग्रेवेट करती है, ठीक है।
नेक्स्ट है मेडिकेशन, जो बीपी हाई में बीटा ब्लॉकर्स देते हैं या फिर कुछ मेडिकेशंस हैं जो अस्थमा को और एग्रेवेट करती हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये हमें नॉर्मल कंडीशंस में भी, नॉर्मल लाइफ में भी याद होना चाहिए कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो अस्थमा पेशेंट से दूर होनी चाहिए ताकि उनकी चीजें और वर्स्ट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी बेसिकली होता है बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं इस डिजीज, पैथो मीन्स डिजीज और फिजियोलॉजी मीन्स की चेंजिंग ऑफ द फंक्शंस, मतलब कि फंक्शन में क्या चेंज आ रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे अस्थमा पेशेंट में क्या होता है, ट्रिगर फैक्टर्स, मैंने अभी फैक्टर्स बताए आपको, इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स बताए, एलर्जेंस बताए, अदर्स बताए। तो अगर ये ट्रिगर फैक्टर्स बॉडी में जाएंगे तो एयरवे, जो मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम का एयरवे है, ट्रैकिया है, ब्रोंकियाए है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वोलाई है, वो क्या होगा, इन्फ्लेम होगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा सिक्रेट होगा, ठीक है, ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होगा, एयरवे मसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और ब्रोंकियल मेम्ब्रेन स्वेल हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पाथ है, ठीक है, एक पाथ है वो कैसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, नैरो हो जाएगा। और जब ये पाथ सिकुड़ जाएगा तो बॉडी में क्या है, साइन एंड सिम्टम्स शो हो जाएंगे, जो मैंने आपको साइन एंड सिम्टम्स बताए, जैसे वीजिंग, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, टाइटनेस इन चेस्ट या फिर चेस्ट पेन। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी। बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी बहुत इजी होती है, इसमें दो चीजें लर्न होनी चाहिए कि क्या चीज एग्रेवेट कर रही है और क्या चीज हो रही है बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं और साइन एंड सिम्टम्स क्या शो हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अस्थमा। टाइप्स ऑफ अस्थमा में पहला आता है एलर्जिक अस्थमा, ठीक है। इसे एक्सट्रिंसिक अस्थमा भी कहते हैं, बाहर का अस्थमा कहते हैं, इसे सीजनल अस्थमा भी कहते हैं क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंगली ये चेंज होता है। इसमें एलर्जन जो होंगे वो पेट डैंडर्स होंगे, जैसे कि एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, रैबिट्स, इनके क्या है, इनके हेयर्स क्या करते हैं, लोगों को एलर्जी कॉज कर देते हैं। कुछ फूड से भी एलर्जी होती है, जैसे मैंने आपको बताया पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, लाइक दिस, और डस्ट, मोल्ड्स, इन सब से एलर्जिक कंडीशन होने की वजह से अगर अस्थमा डेवलप हो रहा है तो उसे हम एलर्जिक अस्थमा, सीजनल अस्थमा या फिर एक्सट्रिंसिक अस्थमा कहते हैं। नेक्स्ट टाइप आती है नॉन एलर्जिक अस्थमा, इसे हम इंट्रिंसिक अस्थमा कहते हैं। बॉडी में अगर कोई बाहर का पॉल्यूशन या केमिकल जाए जिसकी वजह से बॉडी क्या है अपने साइन एंड सिम्टम शो करे, तो इसको हम बोलते हैं नॉन एलर्जिक अस्थमा। ये बाहर की केमिकल्स की वजह से हो रहा है। एग्जांपल इसमें आ जाएगा बर्निंग वुड या फिर सिगरेट स्मोकिंग, कोल्ड एयर है, वायरल इलनेस है, एयर फ्रेशनर्स या परफ्यूम्स यूज किए जा रहे हैं, तो ये सारे नॉन एलर्जिक अस्थमा कॉज करते हैं या फिर इंट्रिंसिक अस्थमा कॉज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने आपको ट्रिगर फैक्टर्स में बताया था कि वर्क प्लेस में भी अस्थमा कॉज हो सकता है, तो उसे हम ऑक्यूपेशनल अस्थमा कहते हैं। ऑक्यूपेशनल अस्थमा बेसिकली फार्मिंग या टेक्सटाइल, वुड वर्किंग या मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंडस्ट्रीज में होता है। ये बेसिकली डस्ट, डाइज, गैसेस या फिर कुछ केमिकल्स होते हैं, प्रोटीन्स है, कईयों को रबर की ही एलर्जी हो जाती है, तो इन सब में एलर्जिक अस्थमा, ऑक्यूपेशनल अस्थमा कॉज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। एक्सरसाइज करने से, ज्यादा एक्सरसाइज स्ट्रेनस एक्टिविटीज करने से क्या हो जाता है, ब्रोंक्यूल्स में जो मसल्स होती हैं, ब्रोंक्यूल्स में मसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से EIB यानी एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। पहले इसे एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा भी बोला जाता था। लास्ट है नॉक्टर्नल अस्थमा। जहां पे भी नॉक्टर्नल वर्ड आएगा इसका मतलब होता है नाइट टाइम, ठीक है। तो नॉक्टर्नल अस्थमा में क्या है, जो साइन एंड सिम्टम्स मैंने आपको बताए, वीजिंग के, कफिंग के, चेस्ट टाइटनेस के, वो वर्स्ट हो जाते हैं रात के समय में, ठीक है। तो ये हो गया नॉक्टर्नल अस्थमा। तो हमने पढ़े 5 तरह के टाइप्स ऑफ अस्थमा, ठीक है, 5 तरह के अस्थमा पढ़े हमने। फर्स्ट हमने पढ़ा एलर्जिक अस्थमा, नेक्स्ट हमने पढ़ा नॉन एलर्जिक अस्थमा, फिर नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल, EIB एंड नॉक्टर्नल अस्थमा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। अस्थमा की क्या मैनेजमेंट है, कैसे कैसे दमा की बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। देखो ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है अगर ट्रिगर फैक्टर ना हो तो अटैक्स नहीं आएंगे और जो पेशेंट है वो नॉर्मल अपना लाइफ व्यतीत कर सकता है। बट अगर ये मैनेजमेंट नहीं की गई तो चीजें वर्स्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो पहला आता है ईटिंग अ हेल्दियर डाइट। डाइट इज अ बेसिक थिंग, ठीक है। किसी भी चीज को किसी भी डिजीज कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए डाइट इज बेसिक थिंग, बिकॉज वॉट एवर वी आर टेकिंग, जो भी हम चीजें अंदर ले रहे हैं वही चीजें अंदर सेल्स में काम करेंगी। तो हेल्दियर डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट। सबसे ज्यादा अस्थमा की कंडीशंस ओवर वेट में या फिर ओबीज पेशेंट में वर्स्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेशर पड़ता है हार्ट पे, जॉइंट्स पे और लंग्स पे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, ओबीज पेशेंट्स को हेल्दी वेट कंट्रोल करना है, ठीक है। अब वेट कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ज्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटीज नहीं करनी है, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करनी है। बेसिकली क्या है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और डाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ओवरवेट की प्रॉब्लम से समाधान होगा, कंट्रोल होगा। नेक्स्ट है क्यूटिंग द स्मोकिंग। मैंने आपको बताया स्मोकिंग टोबैको इज द मेन इरिटेंट विच इज ट्रिगरिंग अस्थमा, so smoking must be quitted so as to manage the asthma. Next है exercise regularly, and in exercising regularly aerobic activities कर सकते हैं, lungs को strengthen कर सकते हैं, जैसे pursed lip breathing exercises आती हैं, different type of breathing exercises आती हैं। तो वो बेसिकली लंग्स की मसल्स को क्या करती है, हेल्प करती है स्ट्रेंथन होने के लिए, इसलिए एक्सरसाइज रेगुलरली। नेक्स्ट है मैनेजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, लाइक ज्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस वाली चीजों से दूर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ मैनेजमेंट अस्थमा के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। अगर आपने देखा कोई भी अस्थमा या दमा का अटैक आया, किसी पेशेंट को नियर बाय आया, आप रोड पे चल रहे हो तो आया, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले पेशेंट को क्या है, सीधा लेटा दें और उसका जो बैक है वो 30 डिग्री पे रख दें। 30 डिग्री पे रखने से क्या होगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लंग्स को ज्यादा स्पेस मिल जाएगी कि वो ब्रीथ कर सकें, ठीक है। फिर अगर पेशेंट ने ज्यादा टाइट क्लोथ्स पहने, उसे लूज कर दें, ज्यादा भीड़ ना इकट्ठी करे, ठीक है। पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम ऑफकोर्स हो रही है, अस्थमा है, तो और ज्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम होगी अगर ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो वहां पे कम से कम दूरी बना के रखें, 1 मीटर की दूरी बना कर रखें। पेशेंट की पॉकेट्स को चेक करें, अगर वहां पे नेबुलाइजर मिल रहा है, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट बेसिकली अपने साथ नेबुलाइजर होता है। यहाँ पे मीटर डोज इनहेलर्स आते हैं, MDI बोलते हैं इन्हें। तो ये क्या करते हैं, इसमें मेडिसिन होती है, जो मेडिसिन लंग्स में जाती है, तो लंग्स का जो मैंने आपको बताया ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, उसको क्या ओपन करने की कोशिश करती है। तो वो चेक करेंगे और नेबुलाइज करेंगे पेशेंट को, ठीक है। और अगर पेशेंट के पास ब्रोंको डायलेटर्स पड़े हैं तो वो देंगे, एंटी इंफ्लेमेटरी पड़े हैं वो देंगे। पेशेंट को कभी भी जबरदस्ती खिलाएंगे या पिलाएंगे नहीं, क्योंकि वो चीज कहाँ जा सकती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकती है, तो पेशेंट की कंडीशन और वर्स हो सकती है, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, प्लीज सीक फॉर हेल्प एंड कॉल फॉर एम्बुलेंस, ठीक है। जितने जल्दी हो सके पेशेंट को हॉस्पिटल ट्रांसफर किया जा सके, क्योंकि अस्थमा लोगों को लगता है कि अस्थमा से जान नहीं जाती है, बट अस्थमा इज अ फेटल डिसीज कंडीशन, ये जानलेवा बीमारी तो है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा में ये हम निमोनिक से पढ़ेंगे। इसमें ए है एड्रेनर्जिक बीटा 2 एगोनिस्ट हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, मसल्स को लूज करने में हेल्प करते हैं। स्टेरॉइड्स है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, जो भी इंफ्लेमेशन हुई है उसको क्या करेंगे, कम करने में हेल्प करते हैं। थियोफाइलिन इज अ एंटी इंफ्लेमेटरी, ठीक है, और ब्रोंको डायलेटर भी है, तो ये हेल्प करता है ब्रोंक्यूल्स को डायलेट होने में। हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे, IV हाइड्रेशन देंगे पेशेंट को, मास्क देंगे, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देंगे और एंटीकोलिनर्जिक्स देंगे। बेसिकली ये एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं। तो ये था मेडिकल मैनेजमेंट अस्थमा का, ठीक है। नेक्स्ट है अस्थमा का एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि ये क्या होता है। तो इसके लिए भी मैंने एक निमोनिक बनाया है। इसमें इसी वर्ड का मतलब है, ए से है एलर्जीज, तो बेसिकली एलर्जीज की वजह से आ रहा है। इसका मेन है साउंड वीज, ठीक है, ब्रीदिंग में ट्रबल हो रहा है, डिस्निया हो रहा है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो रहा है, जो भी एयरवे है वो हाइपर रिस्पॉन्स करेगा। अब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब उनको वहां दिख रहा है कि कुछ इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस प्रोडक्शन होगा, और जितना ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा जो एयरवे है वो और ब्लॉक होगा, ठीक है, कफ होगा, एयरवे इन्फ्लेमेशन और ऑब्स्ट्रक्शन। तो बेसिकली ये था अस्थमा। क्या होता है अस्थमा, आपको समझ आ गया होगा। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बेसिकली इसका डे कब सेलिब्रेट होता है, थीम क्या होती है डे सेलिब्रेशन की, वीजिंग साउंड क्या होती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ अस्थमा पूछा जा सकता है। ये थे कुछ क्वेश्चंस, और मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो और कंटेंट यूजफुल लगा होगा। और अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
नमस्कार और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।